मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्ययन कर रहे हैं पूंजी संरचना कैपिटल स्ट्रक्चर वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत। ठीक है, अध्याय 9.17 जिस पर हमको चर्चा करनी है पूंजी संरचना का अर्थ और परिभाषा। पूंजी संरचना का आशय निर्गमित की जाने वाली विभिन्न प्रतिभूतियों तथा समग्र पूंजी में उनके तुलनात्मक भाग का निर्णय करना है। अपनी वित्तीय आवश्यकता का अनुमान लगा लेने के बाद एक उपक्रम का कंपनी पूंजी संरचना के बनावट को सुनिश्चित करती है। उसका ध्येय व्यावसायिक वित्त के प्रत्येक स्रोत से जुटाई जाने वाली पूंजी की मात्रा का निर्धारण करना है। पूंजी संरचना स्वामित्व कोषों के तथा उधार लिए गए कोषों का मिश्रण होता है। पूंजी संरचना की जब हम चर्चा करते हैं तो उसका आशय दीर्घकालीन वित्त प्रबंध की बनावट से होती है। गस्टनबर्ग के शब्दों में अगर कहें तो पूंजी संरचना का आशय पूंजीकरण के लिए निर्गमित की जाने वाली प्रतिभूतियों तथा पूंजीकरण में उनकी आनुपातिक राशियों से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूंजी संरचना का अर्थ है और गस्टनबर्ग के अनुसार उसकी परिभाषा है। पुनः एक बार आपको बता दूं कि पूंजी संरचना का आशय पूंजीकरण के लिए निर्गमित की जाने वाली प्रतिभूतियों तथा पूंजीकरण में उनकी आनुपातिक राशियों से होता है। ठीक है, उसके बाद आता है 9.17 पूंजीकरण तथा पूंजी संरचना में भेद। तो यद्यपि पूंजीकरण तथा पूंजी संरचना समान अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, तथापि कुछ विद्वान पूंजीकरण तथा पूंजी संरचना में भेद करते हैं। उनके अनुसार पूंजी संरचना प्रतिभूतियों के प्रकार एवं अनुपात शामिल हैं जो पूंजीकरण की रचना करते हैं। दीर्घकालीन वित्त में स्वामित्व कोष तथा उधार लिए गए कोष शामिल हैं। स्वामित्व कोष में समता अंश, पूर्वाधिकार अंश तथा संचित लाभ शासित होते हैं। उधार लिए गए कोष में क्रय ऋण पत्र तथा अन्य ऋण पत्र शामिल हैं। पूंजी संरचना में समता पूंजी तथा ऋण पूंजी के बीच अनुपात का निर्धारण किया जाता है। ये कहलाती है पूंजी तथा पूंजी संरचना में भेद। पूंजी अलग है और पूंजी संरचना में उनका भेद किया गया है। देखिएगा, पूंजीकरण का शब्द कंपनी में दीर्घकालीन विनियोग से है और जबकि पूंजी संरचना का संबंध ऐसे विनियोग की बनावट या संरचना से है। पूंजीकरण पूंजी की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है जबकि पूंजी संरचना कोष की किस्म क्वालिटी का प्रतिनिधित्व करती है ना। तो इस प्रकार से पूंजी और पूंजी संरचना में भेद को हमने जाना। उसके बाद आता है 9.17 पूंजी संरचना तथा पूंजी दंतीकरण में क्या भेद होते हैं। तो पूंजी संरचना का संबंध दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था की संरचना से है। दीर्घकालीन लंबे समय के लिए उपक्रम के लिए पूंजी, जबकि पूंजी दंतीकरण का संबंध कुल पूंजीकरण में विभिन्न स्रोतों से जुटाई जाने वाली पूंजी के अनुपात से है। यदि समता पूंजी अंश तथा रोके गए लाभ का अनुपात बहुत कम हो तो इसे उच्च पूंजी दंतीकरण माना जाता है। यदि वह अनुपात बहुत अधिक हो तो निम्न पूंजी दंतीकरण माना जाता है। तो इस प्रकार से पूंजीकरण तथा पूंजी दंतीकरण में भेद को भी हमने जाना। उसके बाद आता है 9.18 व्यावसायिक वित्त के स्रोतों का वर्गीकरण। तो इसमें आता है व्यावसायिक वित्त के स्रोत मुख्य रूप से निम्नांकित 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। स्वामित्व कोष, जिसको हम बोलते हैं समता अंश। देखिएगा, स्वामित्व कोष में 3 प्रकार के स्रोत शामिल है: समता अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, संचय एवं कोष या रोके गए उपार्जन। जिसको हमने 11वीं क्लास में बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ा है व्यवसायिक उपक्रमों के लिए वित्त की स्रोत में। ठीक है, और दूसरा आता है उधार लिए गए कोष, जो लोन कहलाती है, ऋण है। तो इसके अंतर्गत है ऋण, ऋण पत्र, जननिक्षेप,
है ना। देखिएगा, उधार लिए गए कोष बैंक से वित्तीय संस्थाओं, ऋण पत्रधारियों तथा जनता से प्राप्त हो सकते हैं। उधार लिए गए कोष या ऋण तथा स्वामित्व कोषों या समता पूंजी संरचना में अनुपात निम्नांकित स्रोतों की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है, जैसे ऋण बटे समता अथवा ऋण बटे ऋण प्लस समता। तो इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर दिया गया है। तो बहुत ही गहन अध्ययन से हम वित्तीय प्रबंध का अध्ययन कर रहे हैं और आप सभी को भी करना है, ताकि एक एक बात निष्कर्ष स्वरूप हमारे सामने आते जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।